सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं यूपी पुलिस का टॉप 30 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज। आप जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको चीजें आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और जहां पे भी आपको टॉप 30 में बहुत सारी चीजों को मैं क्लियर आउट करूंगी, तो आपको जहां पे भी कंफ्यूजन आप प्लीज इसको नोट करिए, नोट जरूर बनाइए, क्योंकि नोट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिवीजन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइज नोट बनाना, रिवीजन करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हद तक बढ़ा देती है गाइज। तो प्लीज मेहनत करिए और अपना अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आपको अपने मम्मी पापा को बताना है कि हाँ हम सिलेक्ट हो चुके हैं गाइस। तो जो लोग भी है जो सिर्फ यूपी पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं या उससे भी नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड सेकंड चीज ये है कि प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन है वो कैसा लगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कुतुब मीनार को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता जो है वो कब दी गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि कुतुब मीनार को जो है विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को के रूप में इन्हें कब मान्यता दी गई थी। तो आपके ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 1993 में या ऑप्शन डी 1983 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1983 में जो है वो कुतुब मीनार को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, 1993 में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके चार तीन ऑप्शन जो एक्स्ट्रा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 2007 में जो है विश्व धरोहर के स्थल में किसे मान्यता दी गई थी, तो आपको ये भी नोट करना है, लाल किला को जो है वो 2007 में विश्व धरोहर के स्थल में मान्यता दी गई थी। उसके बाद बात करें गाइस 2002 में, तो महाबोधि मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि महाबोधि मंदिर को जो है वो कब दिया गया था विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता। तो आपको याद रखना है कि महाबोधि मंदिर को जो है वो 2002 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें 1983 में, तो 1983 में जिसे मान्यता दी गई थी वो था ताजमहल। ठीक है, तो ये आगरा का आपका ताजमहल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल में कब मान्यता मिली थी, तो 1983 में मिली थी। ये पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करेंगे जो आपके कुतुब मीनार से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कुतुब मीनार की जो है वो नींव किसने रखी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार की जो है वो नींव किसने रखी थी, तो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी, तो इसकी नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और अगर पूछे कि इसकी नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब रखा था, तो आपको डेट भी याद रखना है कि कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक कब रखा था, तो 1199 में। ठीक है, तो 1199 में जो है वो कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और कुतुब मीनार का नाम भी कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे रखा था, कुतुब मीनार। और उसके बाद जो है लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाया था, तो इसकी जो पूरा किया था वो कौन किया था, तो ये आपको याद रखना है कि इसको पूर्ण किया था वो इल्तुतमिश किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश जो है इसको किया था, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इल्तुतमिश, तो पूरा इसको कौन किया था, इल्तुतमिश किया था। और इसकी नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब रखी थी, तो ये भी आपको डेट याद रखना है, 1199 में रखी थी। ठीक है, और इसे विश्व धरोहर के स्थल में कब मान्यता मिली, तो 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है पोलो नहीं पूछ रहा है गाइस, वाटर पोलो पूछ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है कंफ्यूजन यही में करते हैं कि क्वेश्चन आप पढ़ते नहीं है तरीके से, और वहां पे क्या है ना कि आप एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि वाटर पोलो, ठीक है, पोलो में अलग खिलाड़ियों की संख्या है और वाटर पोलो में अलग खिलाड़ियों की संख्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वाटर पोलो में वो कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 7।
सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वाटर पोलो में जो है वो खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में जो होती है वो टोटल 7 होती है। इसके बाद अगर बात करें सिर्फ 7 वाटर पोलो में भी नहीं होती है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो कबड्डी में भी 7 प्लेयर होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एक पक्ष में कबड्डी में कितनी होती है, तो कबड्डी में भी 7 होती है। उसके बाद अगर पोलो की बात करें, ये वाटर पोलो है, अगर सिर्फ पोलो की बात करें तो पोलो में जो है वो 4 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। उसके बाद अगर कबड्डी खो खो की बात करें तो खो खो में गाइस 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, तो खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। आप 5 प्लेयर की बात करते हैं तो 5 प्लेयर किसमें होते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में जो है वो प्लेयर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि बास्केटबॉल में प्लेयर की संख्या एक पक्ष में कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि बास्केटबॉल में एक प्लेयर में टोटल 5 ये होते हैं, एक पक्ष में जो है वो 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल बेसबॉल ले लीजिए तो इसमें जो है टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि किस नर्तक का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। ठीक है, और ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको याद ध्यान रखना है कि किस नर्तक का संबंध जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैजंती माला से, ऑप्शन बी मृणाली साराभाई से, ऑप्शन सी यामिनी कृष्णमूर्ति से, या ऑप्शन डी रुक्मणी देवी से। सो गाइस अगर बात करें सबसे पहले रुक्मणी देवी की, तो इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भरतनाट्यम से किसका संबंध है, रुक्मणी देवी का। उसके बाद वैजंती माला का भी संबंध भरतनाट्यम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस कथकली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम प्लस कथकली से जो संबंधित है वो मृणाली सारा। उसके बाद जो ऑप्शन डी आपका कह रहा है भरतनाट्यम और प्लस कुचिपुड़ी। ठीक है, तो प्लस कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, तो ये है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति का। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये भरतनाट्यम प्लस कथकली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कथकली है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा के से। ध्यान रखिएगा कि भरतनाट्यम और कथकली का संबंध जो किससे है वो मृणाली साराभाई से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों नाम जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, तो आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास जो है वो किस महाद्वीप का हुआ है, तो आपको ये ध्यान। तो आपके ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, या ऑप्शन डी एशिया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महाद्वीप के आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास जो हुआ वो यूरोप का हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो है यूरोप में गाइस कई प्रमुख नदियां और जलमार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ना व्यापार और परिवहन के लिए जो है बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर यूरोप की कुछ नदियों के बारे में बोले जिसमें व्यापार और परिवहन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं एक दो का नाम लूंगी, जैसे वोल्गा नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूरोप की जो वोल्गा नदी है ये व्यापार और जलमार्गों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपको एक नाम याद रखना है, वोल्गा नदी। और दूसरा आपको रखना है राइन। ठीक है, तो दूसरा आपको कौन सा नाम याद रखना है, दूसरा आपको रखना है राइन। राइन भी है जो जलमार्गों और व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्डेमम की पहाड़ी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी दोदा बेट्टा, या ऑप्शन सी अनाईमुड़ी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई कितनी है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि डोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको याद रखना है कि डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है कि डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। ठीक है, तो आपको ये जो डेटा है ये आपको याद रखना है, 2037 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है डोडा बेट्टा की। और ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारा डोडा बेट्टा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो है वो कौन है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी स्पाइनल कार्ड, या ऑप्शन डी सेरिबेलम।
सो गाइस मनुष्य के बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो है सेरिब्रम, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फिगर में जो है वो अच्छे से नेम और इसके साथ आप फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छे से मिल जाएगा, जैसे कि सेरिबेलम कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा सेरिबेलम है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे फिगर में सारी चीज दिख जाएगी। उसके बाद अगर सेरिब्रम की बात करें तो ये जो है आपका सेरिब्रम है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे ये करके दिखा देती हूँ। ये जो है आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका सेरिब्रम है, ठीक है, जहाँ पे मैं ब्लैक कलर से करी हूँ। यहाँ पे आपको टोटल नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे अच्छे से आपको जो है फिगर में डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, ठीक है। तो व्यापारिक स्तर पे बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, आम, लीची, केला, सेब, अनार, अंगूर, जितने भी चीजें, ये सारे बहुत सारे फल का उत्पादन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी मेरीकल्चर या ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर, ठीक है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन होता है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी कि ये हॉर्टिकल्चर जो है वो बागवानी से संबंधित है, ठीक है। आज से ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगर मेरीकल्चर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ताजा पानी और समुद्र जल, ठीक है, ताजा पानी और समुद्र जल के बारे में जो होता है वो मेरीकल्चर में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ताजा पानी और समुद्र जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो इससे ध्यान रखना है। ताजा पानी और समुद्र जल जो है वो मेरीकल्चर से संबंधित है। एपीकल्चर जो है वो आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मधुमक्खी पालन से संबंधित जो है वो कौन सा है। तो मधुमक्खी पालन से संबंधित जो है ये आपका एपीकल्चर है। सिल्वीकल्चर जो है यह आपके वन की खेती से संबंधित है, ठीक है। तो वन से जो संबंधित है, वन की खेती से, वो कौन है? तो वो है सिल्वीकल्चर, ठीक है। तो सिल्वी मतलब होता है वन और कल्चर मतलब खेती, आपको ध्यान रखना है। तो वन की खेती से संबंधित कौन सा है? तो ये है सिल्वीकल्चर। होपफुली गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य जो है वो स्थित है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बोला, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, ठीक है। उन्नाव जिले में जो है वो कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो आपके ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी रानीपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा अभ्यारण्य या ऑप्शन डी किशनपुर अभ्यारण्य। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। और इससे 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1984 में हुई थी, ठीक है। तो आपको ये डेटा याद रखना है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। और यहाँ जो है 250 से भी अधिक प्रजातियां हैं पक्षियों की, ठीक है। तो 250 से भी अधिक प्रजातियां जो है वो पक्षियों की है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य में। तो ये भी आपको याद रखना है कि 250 से अधिक प्रजातियां हैं पक्षियों की, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि ये किस मार्ग पे स्थित है, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है गाइस कि ये कानपुर और लखनऊ राजमार्ग पे स्थित है। तो एक पॉइंट इसका ये भी याद रखिएगा कि कानपुर, ठीक है, कानपुर और लखनऊ राजमार्ग पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कानपुर और लखनऊ राजमार्ग पे कौन स्थित है? तो ये आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो राजमार्ग पे स्थित है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ अच्छे से, और आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है यूरोप को, ऑप्शन बी अफ्रीका को, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया को या ऑप्शन डी एशिया को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एशिया। ये यूरोप और एशिया जो है वो मिलकर बना हुआ है। और गाइज इसके बारे में आप एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि यह न केवल क्षेत्रफल में ये सब बल्कि जनसंख्या के मामले में भी यह जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है। और इस महाद्वीप को जो है वो सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक का जो है इसे केंद्र जो है वो स्थित है इस महाद्वीप पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया या ऑप्शन डी उष्माशोषी अभिक्रिया। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उपचयन अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना जो है वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और ऑक्सीजन का अनुपात अगर बढ़ेगा गाइस तो आपको ये भी याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो है वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसका बढ़ेगा तो इसका घटता है, हाइड्रोजन का घटता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि मनुष्य का तांत्रिक तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है। ठीक है, तो इसका तांत्रिक तंत्र जो है वो कितने भागों में विभक्त है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 भागों में, ऑप्शन बी 2 भागों में, ऑप्शन सी 3 भागों में या ऑप्शन डी 4 भागों में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तंत्रिका तंत्र जो है वो 2 भागों में विभाजित है, तो ये आपको ये याद रखना है। और कौन कौन से 2 भाग है तो आपको ये भी याद रखना है। पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो दोनों जो है ये आपको 2 भागों में विभाजित है, ये आपको याद रखना है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है ये भी आपका 2 भागों में विभाजित है। तो ये है आपका एक कायिक तंत्रिका और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका। तो ये भी जो है आपके 2 पार्ट में विभाजित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक कायिक है और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है आपके निम्नलिखित में दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी पीलिया या ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है वो तपेदिक है। और बैक्टीरिया से होने वाले रोग और भी है जिसे आप याद रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है टाइफाइड जो है ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक टाइफाइड हो गया। दूसरा बात करेगा इस, तो दूसरा हो गया आपका प्लेग। ठीक है, प्लेग भी जो है ये आपका बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्लेग जो है, प्लेग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछता ही है कि प्लेग से, प्लेग जो है वो कौन सा जनित रोग है। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जनित रोग है। तीसरा आपको याद रखना है गाइस कि काली खांसी, काली खांसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काली खांसी भी जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला है। ठीक है, तो काली खांसी अगर बात करें तो ये किससे होने वाला है। तो काली खांसी जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और जो रोग है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि डिप्थीरिया रोग जो है वो कौन सा जनित रोग है, तो डिप्थीरिया है वो बैक्टीरिया जनित रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है। ठीक है, तो पहला बैंक, भारत का पहला डिजिटल बैंक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट भी मैं, क्योंकि भारत का मोबाइल फोन पे भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ जो है वो किस बैंक ने किया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक या ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। तो बहुत लोगों को लगता है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किया, जो कि ये टोटली रॉन्ग है गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला डिजिटल बैंक का जो शुभारंभ किया था वो आईसीआईसीआई बैंक किया था। और इस डिजिटल बैंक का इसने नाम रखा था, आपको ये भी याद रखना है कि इस डिजिटल बैंक का इन्होंने नाम रखा था पॉकेट्स। ठीक है, तो इसने डिजिटल बैंक का नाम क्या रखा था, तो आपको ये याद रखना है कि पॉकेट्स जो है इन्होंने नाम रखा था। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये इसके डिजिटल नेम रखा था पॉकेट्स। और आपसे एक एक क्वेश्चन जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा कि इसका जो है इसने लॉन्च कब किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 फरवरी और 2015 में जो है इसका लॉन्च किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो शुभारंभ किया था ये 10 फरवरी 2015 को किया था इसका शुभारंभ। ठीक है, तो आपको ये डेट भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे निर्मला मेहता के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ये नेम याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेम जो है वो आपसे पूछता ही है आपके एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। तो आपके ऑप्शन है ओडिसी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी मणिपुरी या ऑप्शन डी कथक। सो गाइस निर्मला मेहता जो है वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर से एक और नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, झावेरी बहन। झावेरी बहन जो है वो किससे संबंधित है, तो वो मणिपुर डांस से संबंधित है। तो ये जो है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है झावेरी बहन, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इनफैक्ट ये सिर्फ यूपी पुलिस नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे ये पूछेगा। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, झावेरी बहन जो है वो मणिपुर से संबंधित है। कथक जो है वो हमारा सबसे नया नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे पर कौन सा नगर स्थित है, तो आपके ऑप्शन है मेरठ, सहारनपुर और अयोध्या। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि मुजफ्फरनगर, बरेली और खुर्जा। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि मथुरा, आगरा और इटावा। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है लखनऊ, बनारस और जैनपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मथुरा, आगरा और इटावा जो है वो आपके यमुना नदी के किनारे है। सिर्फ यही नहीं है कि जो मथुरा, आगरा और इटावा ही आपकी यमुना नदी के किनारे नहीं है, बहुत सारा शहर है जो यमुना नदी के किनारे है। तो चलिए एक नजर उस पर भी देख लेते हैं, तो और कौन कौन सा शहर जो है वो जो यमुना नदी के किनारे है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इलाहाबाद। इलाहाबाद भी जो है आपकी यमुना नदी के किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इलाहाबाद के बाद बात करें गाइस नोएडा। नोएडा भी है, ये भी आपके यमुना नदी के किनारे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नोएडा नदी के किनारे कौन है, नोएडा है। उसके बाद अगर बात करें गाइस तो आगरा। आगरा भी जो है ये आपके यमुना नदी के किनारे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना है। तो आगरा भी आपके यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद अगर बात करेगा इस बागपत, बागपत भी जो है वो या आपकी यमुना नदी के किनारे, तो ये भी आपको याद रखना है कि बागपत पूछे तो ये भी आपकी यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद हमीरपुर, हमीरपुर भी जो है वो यमुना नदी के किनारे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमीरपुर भी जो है वो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय जो है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ऑप्शन बी राजकीय संग्रहालय झांसी, ऑप्शन सी रामकथा संग्रहालय अयोध्या या ऑप्शन डी राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय जो है वो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से खेल का सामान जो है वो कहाँ पर बनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो गाइस आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो खेल का सामान जो है वो कहाँ बनाया जाता है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेरठ जो है वो वहां जो है खेल का सामान बहुत अधिक मात्रा में बनता है, और ये खेल के सामान के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मेरठ, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो फिगर में दिख रहा है बहुत सारी चीजें जो मेरठ में बनता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्रिकेट, क्रिकेट बैट जो है ये भी आपके मेरठ में बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले आपको क्रिकेट बैट याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है हॉकी स्टिक। ठीक है, तो ये हॉकी स्टिक भी जो है ये मेरठ में बनता है। उसके बाद अगर बात करें ये बास्केटबॉल भी जो है ये भी आपका मेरठ में बनता है। उसके बाद बात करें बेसबॉल, ये भी आपका मेरठ में बनता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है। तो आपके ऑप्शन है 22 स्तंभों पर, ऑप्शन बी 20 स्तंभों पर, ऑप्शन सी 24 स्तंभों पर या ऑप्शन डी 26 स्तंभों पर। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर जो है वो आश्रित है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो 20 स्तंभों पर जो है आश्रित है मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार। और गाइज याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से जो है वो विशाल स्नानागार मिला था, और हड़प्पा से जो है वो विशाल अन्नागार मिला था। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। यानी जो अन्न से रिलेटेड है वो हड़प्पा में मिला था, पहले खाना उसके बाद नहाना,
होना। और मोहनजोदड़ो जो है वो स्नानागार यानी नहाने वाला जो जगह बहुत बड़ा मिला था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, पहले खाना उसके बाद नहाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को जो है वो क्या कहते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैलोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रेस्ट्रोलॉजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को जो कहते हैं वो कैलोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्रेस्ट्रोलॉजी की गाइस। तो ये घास के अध्ययन से संबंधित है। तो घास के अध्ययन से हमारा कौन संबंधित है, तो एग्रेस्ट्रोलॉजी संबंधित है। और एग्रोलॉजी जो है ये हमारा कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो कृषि विज्ञान से संबंधित जो है ये हमारा एग्रोलॉजी है। और एग्रेस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो इसमें एग्रो है और इसमें एग्रेस्ट्रो है, तो दोनों याद रखिएगा। यानी एग्रोलॉजी जो वो कृषि से और एग्रेस्ट्रोलॉजी जो है वो घास से, और कैलोलॉजी जो है वो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में जो रखा गया था वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 24वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 40वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 35वें संविधान संशोधन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, और ये हुआ था 1976 में यह संशोधन हुआ था। और इस संशोधन को ही जो कहते हैं वो लघु संविधान संशोधन कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लघु संविधान संशोधन जो है वो किसे कहते हैं, तो लघु संविधान संशोधन जो कहते हैं वो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। और इसमें जो है वो टोटल पांच चीजों को जो है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया। तो आपको याद रखना है कि 5 चीजें जो है वो राज्य से किस में आया था, समवर्ती सूची में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो कौन कौन सी चीज है जो आपको ये भी याद रखना है। तो मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज 5 चीजें है जिसे राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है, पहला तो आपका हो गया वन एवं वन्य प्राणी। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है वन। ठीक है, दूसरा आपको रखना है वन वन। उसके बाद आपको याद रखना है माप भी है जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में आया। उसके बाद आपको याद रखना है शिक्षा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है भार। भार भी जो है ये भी राज्य सूची का विषय था, बाद में से समवर्ती सूची में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि हड़प्पाई शहर लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी, या ऑप्शन डी भोगवा नदी। सो गाइस यहाँ पे आपसे लोथल के बारे में पूछ रहा है, तो लोथल जो है ये आपके भोगवा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे जो है ये हमारा मोहनजोदड़ो है। तो ये आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये हमारा जो है सिंधु नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, रावी नदी की अगर बात करें तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाला। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो किस सुल्तान ने करवाया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था। और गाइस अलाई दरवाजा जो है ये आपके यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये अलाई दरवाजा का पिक आपको दिख रहा है या पिक्चर में, यही है हमारा अलाई दरवाजा। और अगर आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कब करवाया था, तो इसका निर्माण हुआ था 1311 ईस्वी में जो है इसको कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। तो एनीमिया बीमारी जो होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी,
ऑप्शन सी विटामिन बी या ऑप्शन डी विटामिन ए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एनीमिया बीमारी जो है वो विटामिन बी की कमी के कारण होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें विटामिन डी की गाइस, तो विटामिन डी में जो है वो हड्डियों में दर्द होना या हड्डियों की मतलब कि मांसपेशियों में दर्द होना या हड्डियों का कमजोर होना, तो ये आपको याद रखिएगा कि इसमें जो है हड्डियों में दर्द होना या कमजोर होना, जो भी आप कह लीजिए, ये जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी जो है हमें सूर्य से प्राप्त होता है। उसके बाद बात करते हैं गाइस विटामिन ए से। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है रतौंधी, तो ये आपको याद रखना है कि रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मसूरों से खून आना जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मसूरों से खून आना जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो मसूरों से खून आना जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी सिक्किम। तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से, तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो यह संकेत किसका है, ठीक है। तो जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक जब कम हो जाएगी तो यह संकेत किसका, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और ये जो फिगर में आप देख रहे हैं गाइस, यही हमारा बैरोमीटर, ठीक है। इसकी रीडिंग अगर कमेगी तो क्या होगा, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गर्म मौसम, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी शांत मौसम या ऑप्शन डी शुष्क मौसम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाएगी तो आंधी होती है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है, तो बेरिस्फीयर जो है वो किस परत को कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन बी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, ऑप्शन सी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या ऑप्शन डी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेरिस्फीयर जो है वो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विटामिन को किन दो प्रकार में जो है वो वर्गीकृत किया गया, तो विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया, तो वो कौन कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानी में घुलनशील, ऑप्शन बी वसा में घुलनशील, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील जो है ये विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया। विटामिन बी सी जो है, विटामिन बी सी जो है वो पानी में घुलनशील है, तो आपको ये याद रखना है कि विटामिन बी सी जो है वो किसमें घुलनशील है, पानी में। और विटामिन ए डी ई के, यानी कि ये वाला जो विटामिन है, विटामिन ए डी ई के, तो ये आपको याद रखना है, विटामिन ए डी ई और के, ये जो है ये आपका वसा में घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और एक चीज आप ये भी याद रखिएगा कि विटामिन की खोज जो है वो किसने की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन की खोज जो है वो फंक ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विटामिन की खोज जो की थी वो किसने की थी, तो फंक के द्वारा जो है वो विटामिन का खोज हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि व्यापार की दृष्टिकोण से कौन सा महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि व्यापार की दृष्टिकोण से पूछ रहा है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्यापार के दृष्टिकोण से जो है सबसे व्यस्त महासागर दुनिया का है वो अटलांटिक महासागर है, और ये इसी अटलांटिक और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो है वो हमारा गल्फ ऑफ स्ट्रीम बहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1991 में,
ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1993 में, या ऑप्शन डी 1994 में। सो गाइस आपसे पूछ रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1994 में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पोलैंड, या ऑप्शन सी नीदरलैंड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश जो है वो चीन है। अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो मूंगफली उत्पादन करता है सबसे ज्यादा, तो आपको ये याद रखना है कि गुजरात। गुजरात में जो है वो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। तो यानी कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला मूंगफली जो भारत का राज्य है वो है गुजरात। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये सेशन पसंद आया, और अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं जो है ये लेकर आई हूँ यूपी पुलिस का। आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो प्लीज गाइज मेरी मेहनत का बस इतना ही सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।